नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आज दोबारा से हम नेपाल की बात करेंगे। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही वाली अभी बात जो है अभी अप्लाई हो रहा है नेपाल के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी विस्तार से आपको समझाऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं चर्चा करूंगा जो कि आपके लिए भी नई होगी। तो अब जब नेपाल के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल साहब, उन्होंने क्या करा, उन्होंने शपथ ग्रहण करवाई सुशीला जो कार्की जी को। वो बन गई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी और तुरंत, मतलब एक ही दिन मतलब बीते कल शनिवार के दिन ही जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको अभी भगा दिया है जेनजी ने, वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके वो बाहर निकल के आए हैं। क्या कहा पहले? उन्होंने कहा कि ये जो सुशीला कार्की जी जो प्रधानमंत्री बनी है, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात उन्होंने कही। और दूसरी बात कही कि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट था वो एक स्क्रिप्टेड था, क्योंकि वो केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराना चाहते थे। भैया, केपी शर्मा ओली की हरकतें ऐसी थी कि वो अपने आप ही बोल रहे थे ना, आ बैल मुझे मार। वही वाली परिस्थिति कर लिया था उन्होंने ऐसा करप्शन करा था उनकी सरकार ने कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, लोग सड़कों पे उतरे। और ऊपर से एप्स बैन की बात। नेपो किड्स वाली भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी बात करेंगे ये जो राजनीतिक दल है नेपाल के भीतर, वो अभी कर क्या रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी सुशीला कार्की जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी हुआ क्या है, जैसे हुआ उनके यहाँ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। कौन कौन उसमें शामिल है? नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। नेपाली कांग्रेस तो शेर बहादुर देववा की पार्टी है। फिर CPN UML, ये है केपी शर्मा ओली की पार्टी। CPN MC माओइस्ट सेंट्रिक, ये है प्रचंड की पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड सोशलिस्ट, ये है माधव नेपाल पार्टी। और अन्य छोटी मोटी पार्टियां जो भी है, ये इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, नेपाली कांग्रेस और UML, जो CPN UML, जो ओली मिल के साझा सरकार बनाया था ना, और दोनों हाथ से लूट रहे थे। उससे पहले प्रचंड लूट रहे थे केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर सरकार बना के। तो अब क्या हुआ, अब जब इंटरिम सरकार बन गई और रामचंद्र पौडेल साहब ने पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया, तो इनकी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गद्दी छिन गई। तो जब छिन गई तो अब दोबारा से अगर आना पड़ेगा तो इलेक्शन जीत के फिर आना पड़ेगा, चुन के आना पड़ेगा। तो इनको प्रॉब्लम हो गई कि इनको पीट के मार के भगा दे। देखिए, ये इतने बेशर्म होते हैं ये राजनेता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ये इतने बेशर्म होते हैं ये राजनेता। देखिए, मार पड़ी, सड़कों पे मारा पीटा, उनके घर मकान जला दिए, बोरियां भर के, मतलब नोटें निकली घर से। इतने करप्ट हैं ये लोग, सारी चीज़ें कैमरे में कैद हैं। फिर भी इतने बेशर्म है, ये दोबारा से बोल रहे हैं कि नहीं, ये असंवैधानिक है, आप लोग ऐसे कर नहीं सकते हैं, हमारे संविधान में ये लिखा नहीं है। भैया, प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब ये बोल रहे हैं कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का कोई वो नहीं है, और अगर है भी तो 4 ऐसी चीज़ें हैं। भैया, तुम लोगों ने अपने सुविधा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था। बार ये कम्युनिस्ट जितने हैं ना, अपने सुविधा के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा था, और कैसे वो पावर में बने रहे सालों साल। वही उनका वो था, मंसूबा था। तो अब क्या हुआ, अब जब ये भगा दिया, अभी डिसॉल्व कर दिया, मतलब ये आउट ऑफ पावर, तो अभी छटपटा रहे हैं कि अभी कैसे वो दोबारा से पावर में आए। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम भैया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तुम्हारे बंदों ने सुप्रीम कोर्ट भी जला दिया। आगे चल के बताऊंगा ये सारे कांड क्यों किए गए हैं, ये जितने भी जलाए गए हैं बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स क्यों हुए हैं, उसकी भी बात करूंगा मैं। तो ये बात हो गई। तो अब एक एक करके मैं बताऊंगा एक्चुअली में ये क्यों इतना छटपटा रहे हैं। देखिए, सुशीला कार्की जी जो है वो बनी इंटरिम सरकार की प्रधानमंत्री। वो अभी अपना जो मीटिंग कर रहे हैं अपने कैबिनेट का जो एक्सपेंशन करेंगे।
गिने चुने 4-5 या 6 मैक्सिमम मंत्री वो रखने वाली हैं। तो जैसे कि रोज़मर्रा का जो काज है वो ऐसे आराम से चले नेपाल में, और एक जो है नॉर्मलसी आ जाए नेपाल के भीतर। अब जो हुआ है कि देखिए, ये एक्चुअली क्यों इतने नाराज़ हैं मैं बता रहा हूँ। जब सुशीला कार्की जी जब चीफ जस्टिस हुआ करती थी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में, तब यही प्रचंड जो आज के खिलाफ जो अभी बोल रहे हैं ना कि हमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं आप लोग, यही प्रचंड उनका इम्पीचमेंट, अविश्वास प्रस्ताव वो ला रहे थे इन्हीं सुशीला कार्की जी के खिलाफ, जो है पार्लियामेंट के भीतर, संसद के भीतर। ये पुष्प कमल दहल, जिसे प्रचंड के नाम से जाना जाता है, वो इम्पीचमेंट मोशन ला रहे थे सुशीला कार्की जी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ना वही प्रचंड एक इलीगल अपॉइंटमेंट करा था पुलिस चीफ का, और उसको उन्होंने खारिज कर दिया था अपने जजमेंट में, इसीलिए उनको उनके खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर है, ये बोल रहे हैं कि ये बन गई है चीफ जस्टिस, अब ये हमारे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जानती है, हमारे जो करप्शन केसेस चल रहे थे, ये है वो है फलाना ढिमका, सब कुछ इनको पता है, और ये कानून के जानकार है। तो एक एक पॉलिटिशियन को पकड़ के वो जेल में डाल सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। हालांकि रामचंद्र पौडल साहब ने बोल दिया है कि मार्च महीने के 5 तारीख 2026 को इलेक्शंस करा जाएगा नेपाल के भीतर। वो बात अलग है, अगले साल मार्च 5 तारीख तो देर है, इस बीच तो हाथ में बहुत समय है। इसमें रिकंस्ट्रक्शन का बात हो सकती है, करप्ट लोगों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक में केसेस भी चलाया जा सकता है, उनको जेलों में डाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मैंने कहा ना, ये कम्युनिस्ट बड़े वो है, शातिर होते हैं, ये कैसे भी करके वो कैसे पावर में रहेंगे वो अभी प्लान कर रहे हैं। तो ये प्रचंड का वो था। और अब देखिए, प्रचंड जो है, जब प्रोटेस्ट खत्म हो गए तब एक याद होगा आप लोगों को, 2-3 दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी जारी की। क्या जारी की? कि मैं बहुत खुश हूँ कि जेन जी ने प्रोटेस्ट करा है, और ये एक अच्छा ये है अगेंस्ट करप्शन। भैया तुम खुद शामिल हो करप्शन में, और तुम इनके, देखिए ये पॉलिटिशियंस कई सारे खेल खेलेंगे। ये चाइना के एजेंट्स बैठे हुए हैं, ये कम्युनिस्ट जितने हैं चाइना के एजेंट्स बैठे हुए हैं नेपाल के भीतर। और ये नेपाली कांग्रेस जैसे कि शेर बहादुर देउवा, उनके साथ क्यों मिले हुए थे? क्योंकि उन्हें पावर में रहेंगे, पावर शेयरिंग। ये कुछ दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनेंगे। यही तो चक्कर था ना कि कैसे पावर में रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली सर फूटा, अपदस्थ किए गए। मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है कि कैमरा में सारी चीज़ें कैद हुई हैं। और उनकी धर्मपत्नी जो कि विदेश मंत्री हुआ करती थी, डॉक्टर आरजू राणा देउवा, उनका भी क्या हश्र हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और लोगों को क्या पता नहीं है कि उनके बच्चे, बहू, पोतियाँ, ये जो विदेशों में और ऐसे दामी ब्रांडेड जो कपड़े पहनना, जूते पहनना और शो करना, विदेशों में घूमना, सारी चीज़ें सोशल मीडिया में तो है ही है। तुम कहाँ छुपाओगे अपनी काले करतूते? तो ये नेपाली कांग्रेस भी कोई कम नहीं है इन सारे मामलों में। तो अब हुआ क्या है? अब कम्युनिस्ट्स को जितने भी जड़ से उखाड़ के नेपाल से अगर नहीं फेंकेंगे तो ये होगा। अब केपी शर्मा ओली ने क्या कहा? केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत ने षड्यंत्र किया है मुझे प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए। भैया भारत को क्या पड़ी है? तुम खुद इतने करप्ट हो, एक नंबर के चोर निकले तुम। घर से बोरिया भरे भरे नोट निकले, डॉलर्स निकले, खुद इतने चोर हो, लोगों को पता है तुम चोर हो। भारत को क्या पड़ी है? लोगों ने खुद मार के तुम्हें जूते मार के बाहर से, कहाँ जाके छुपे हो? अभी चिट्ठी क्या निकाला कि भारत ने उनको गद्दी से निकाला है। भैया चोर दूसरे को अभी बोल रहे हैं, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात हो गई। एक्चुअली में क्या है मैं बता रहा हूँ, ये जो केपी शर्मा ओली है, ये भारत के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे थे। तो षड्यंत्र जब कर रहे थे तो क्या हुआ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती उनकी थी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इस बात का फ़ायदा उन्होंने उठाया कि उन्हें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो आका है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का डीप स्टेट, अमेरिका तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत गलत होगा, एक डीप स्टेट है, अमेरिका के भीतर चलता है, वो उनके आका है।
जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के। तो क्या हुआ, डीप स्टेट के मुताबिक इनको कपिल शर्मा ओली को लगा कि मैं इनके साथ दोस्ती करके इनका इस्तेमाल करूंगा भारत के खिलाफ। लेकिन डीप स्टेट का कुछ और मंसूबा था, वो मैं बताऊंगा, पहले सुन लीजिए कहानी। तो ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की से भर भर के मुसलमान ये नेपाल में आने के लिए ये दे रहे थे केपी शर्मा ओली। तो वो आके बैठ के मदरसा बनाना, फिर ये सारी चीज़ें करना, जैसे कि आपका सेमिनरीज बनाना, एनजीओज बनाना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो अब हुआ क्या ना, ये आके एकदम अपना बेस बनाना शुरू कर दिया, फिर कन्वर्शन शुरू कर दिया। तो उसके साथ साथ आईएसआई एजेंट्स आ गए, बांग्लादेश से जमात वाले आ गए, जो कि बहुत ही कट्टरपंथ जिहादी जो लोग हैं, वो आके वहाँ पे बसने लगे। टूरिज़्म के नाम पे भी लोग आने लगे जो कि एजेंट्स थे। तुर्की से फंडिंग आना शुरू हो गया। तो केपी शर्मा ओली को लगा, देखो यार मैं यहाँ, ये तो केपी शर्मा ओली तो कोई धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो तो नास्तिक है, वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को कैसे मिटाएंगे, उनका वही कोशिश था चाइना के साथ मिलके। तो अब हुआ क्या ना, डीप स्टेट ने कहा कि भैया अगस्त का महीना हो गया, पिछले साल हमने बांग्लादेश में कर दिया है, अब नेपाल में करना है, केपी शर्मा ओली को यहाँ से भगाओ, मार के भगाओ। तो जेन जी का प्रोटेस्ट जब उन्होंने एक ट्रिगर कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है, ये डीप स्टेट करवाता है हर देश में। ये अरब देशों में भी हुआ है, सीरिया में हुआ है, आपका गद्दाफी जो था लिबिया में हुआ है, ये अरब स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, इजिप्ट में हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई है। तो इसी तरह से आपका बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, तो अभी नेपाल में उन्होंने कर दिया। तो जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर दिया, इसके साथ साथ ये जो है जिहादी एलिमेंट्स इन्होंने भी शुरू कर दिया प्रोटेस्ट। तो एक भयंकर रूप ले गया ये प्रोटेस्ट, और बाद में केपी शर्मा ओली भाग गए। तो जिन लोगों को घर का भेदी लंका ढाए, इनको अंदर घुसाया था अपने फायदे के लिए, भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ाने के लिए, लेकिन खुद की गद्दी छिन गई। अब जब भाग गए वो, मैं बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिए, जब भाग गए वो, उनको लगा कि वो अब और वापस नहीं आ सकते प्रधानमंत्री। तो सारे जगह कागजात हैं जो कि उनको करप्शन केसेस में पकड़ा सकती है और जेल में डाल सकती है। जिस दिन पकड़े जाएंगे वो जेल में जाएंगे। तो क्या करा, तो उनके पार्टी के लोगों, जो पार्टी वर्कर्स है, ये एक अफवाह है, इतना पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये है कि हो भी सकता है कि उनके पार्टी वर्कर्स ने ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस को फूंक डाला। जैसे कि आपके जो 300 म्यूनिसिपल ऑफिसेस जितने भी सारे नेपाल में जैसे जला दिए गए हैं, कहा जाता है कि सारे करप्ट थे वहाँ। और बेसिकली जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो आइदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट पार्टी, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंट्रिक, मतलब ओली और प्रचंड की पार्टी कंट्रोल करती है। तो ये दो पार्टियां सारी म्यूनिसिपैलिटीज कंट्रोल करती है। तो रैम्पेंट करप्शन उन म्यूनिसिपैलिटीज में हो रही थी। तो उसको छुपाने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने सारे कागजात जला दिए कि वो पकड़े ना जाए और उनके करप्शन केसेस ना सामने आए। अगर ऑडिट होता तो सारी चीज़ें पकड़ी जाती तो सारे जेल जाते, क्योंकि ना एक स्वच्छ सरकार जब आता तो ये सारी चीज़ें करवाता, जितने भी जो है आपके इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो ये बात है। तो अब जो है ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है नेपाल के भीतर देखिए ये इनको कितना क्यों बढ़ावा मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। नेपाल के भीतर एक अपर हाउस होता है, नेशनल असेंबली, उसमें भी देखिए जो है वो नेपाली कांग्रेस, ये प्रचंड की पार्टी माओइस्ट सेंट्रिक नेपाली कांग्रेस और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो ओली की पार्टी, वो मेजॉरिटी सीट्स उनके पास हैं। तो अब क्या करना चाहिए, अब उन लोगों को भी रिजिग्नेशन देना चाहिए ना, क्योंकि ना देखिए अगर वो रहेंगे तो ये जो पॉलिटिक्स जो है वो चलता रहेगा। तो इससे निवारण के लिए ये कम्युनिस्ट्स को बिल्कुल नेपाल के पार्लियामेंट से हटाना पड़ेगा, वरना नेपाल के स्वच्छता की ओर जा नहीं सकता। देखिए केपी शर्मा ओली ने क्या करा, जो जितने भी नॉन परफॉर्मिंग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, पोखरा एयरपोर्ट हो या कोई भी हो, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा वो पैसे कमाए हैं उनमें से। तो जितने भी चाइना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स किए गए हैं,
ये कम्युनिस्ट पार्टी के कट बहुत बड़े हैं, तो कोई कम नहीं है किसी से। तो अभी देखना है, अभी जो है जेन जी को सतर्क रहना है, क्यों ना जेन जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सराहना करी है कि कैसे वो सड़कों पे निकले, साफ सफाई की और पूरा एक नॉर्मल सी रिटर्न हो गया है। लेकिन अभी जेन जी को सतर्क रहना है, क्योंकि नेपाल के भीतर ये कम्युनिस्ट जितने भी पार्टी वर्कर है वो बोलेंगे हम बदल गए हैं, लेकिन कोई नहीं बदले हैं, क्यों ना ये एक पार्टी का डर होता है कम्युनिज्म का। तो ये जो है ना बड़े लॉयल होते हैं अपने आका के, जैसे कि केपी ओली का हो, प्रचंड जो है अपने जो जवानी के दिनों में बहुत बहुत सारी हरकतें करी हुई है। आप लोग उनका इतिहास थोड़ा जानिए, जेन जी को जानना ज़रूरी है कि कितने खतरनाक लोग हैं ये। तो यही सब था। तो सतर्क रहना चाहिए जेन जी को, वेरी अलर्ट रहना चाहिए, और एक नॉर्मल सी कैसे बने रहे नेपाल के भीतर वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।